सो कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हमने कुछ प्रोबेबिलिटी के बेसिक रूल्स देखे थे, या जिसको हम कहते हैं कि बेसिक्स हमारे पास जो इसके लॉ थे प्रोबेबिलिटी के, हमने इसको ये वो देखा था। सो कंटिन्यू करते हैं। हम हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट वन है जो कि डिस्क्रीट है या डिसकंटिन्यूस डेटा के लिए, वो हमारे पास है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस, और उसके बाद जो हमारे पास इसके अगेंस्ट है वो हमारे पास है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मैं इसको थोड़ा सा लेके चलता हूँ कि हमारे पास अगर डिस्ट्रीब्यूशंस की अगर मैं बात करता हूँ प्रोबेबिलिटी विद डिस्ट्रीब्यूशन की, मेरे पास अगर मेरे पास डेटा डिस्क्रीट है या डिसकंटिन्यूस है, और अगर मेरे पास डेटा कंटिन्यूस है, सही है, कंटिन्यूस डेटा। सो डिस्क्रीट डेटा के अंदर मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी की डिस्ट्रीब्यूशन लगेगी वो मेरे पास है बाइनोमियल, और कंटिन्यूस के अंदर अगर जो मेरे पास लगेगी वो बेसिकली है नॉर्मल। अब बाइनोमियल में अगर मैं सैम्पल साइज को इंक्रीज करता हूँ और प्रोबेबिलिटी के फैक्टर को मैं थोड़ा सा डिक्रीज करता हूँ, तो ये मेरे पास पोसॉन डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ ये हो जाता है। और अगर मेरे पास अगर मैं बाइनोमियल के फॉर एग्जांपल अगर मैं सैंपल के साइज़ को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करता हूँ, तो मेरे पास एक कॉन्सेप्ट आता है अप्रॉक्सीमेशन टू द नॉर्मल और अप्रॉक्सीमेशन टू द बाइनोमियल। ये दोनों एक दूसरे के अंदर इंटर रिलेट करते हैं या को रिलेट करते हैं। तो ये हम ये चैप्टर के ये वो लास्ट में देखेंगे। सेंट्रल लिमिट थ्योरम जो हमारे पास है कि समहाउ अगर आप सैंपल के साइज़ को इंक्रीज़ करेंगे तो जो डेटा है आपके पास वो आपका नॉर्मलाइज हो जाएगा या नॉर्मली बेल शेप के अंदर आ जाएगा। तो ये हमारे पास होता है। ये डिस्क्रीट का वो मतलब है कि हमारे पास पॉइंट्स की फॉर्म में ये एक पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट्स की फॉर्म में, और इसके अंदर हमारे पास फंक्शन है एक स्मूथ लाइन की फॉर्म में। तो ये बेसिकली ये ग्राफिकल डिफरेंस है। और अगर हम इसके अंदर बात करें तो बाइनोमियल्स के अंदर हमारे पास जो x की वैल्यू है वो 1 2 3 4 5 जो भी है, देन इसके अंदर जो हमारे पास जो x की वैल्यू होगी वो 1 से 3 तक की रेंज, फॉर एग्जांपल एक कंटिन्यूटी में 3 से 4 तक की रेंज। इसके अंदर हमारे पास ज़्यादातर होल नंबर या डिसकंटिन्यूस पैटर्न के अंदर हम ये वो डिस्कस करते हैं। देन अगर मैं इसके बाद इसके अगेंस्ट जाता हूँ कंटिन्यूस में, तो हमारे पास रेंजेस होती हैं। और इसके अंदर फिर हमारे पास इसके जेड स्कोर के ज़रिए हमारे पास इसको कैलकुलेट किया जाता है, और इसको हमारे पास जो होता है बी एक्स सैम्पल साइज, प्रोबेबिलिटी और कॉम्बिनेशन का फैक्टर लगता है NC x और NC x प्रोबेबिलिटी पावर x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर पावर n-x। तो ये हमारे पास है। सो इसको ये वो लेके जाते हैं। स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल्स या दूसरा हमारे पास बर्नौलीज। तो ये हमारे पास दोनों हैं, या बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, बर्नौली ट्रायल, बर्नौली एक्सपेरिमेंट या बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स का मतलब है कि हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन हो बेसिकली, या तो वो चीज़ होगी या वो चीज़ नहीं होगी। बेसिकली दो ऑप्शन है बाइनोमियल्स का। बेसिकली जो हमारे पास है वो येस और नो की स्टेट के ऊपर है, येस और नो का है। और मोस्टली इसके अंदर अगर मैं बात करूँ प्रोबेबिलिटी 50-50 का, जनरली प्रोबेबिलिटी की वो वैल्यू हमारे पास चेंज हो सकती है। सही, हमारे पास बाइनोमियल्स को अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, बाइनोमियल्स हमारे पास है डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट डेटा की, मतलब हमारे पास जो x होगा 1 2 3 4 5। फॉर एग्जांपल सैम्पल साइज हमारे पास स्मॉल होगा यूजुअली। अगर मैं बात करता हूँ 10 से लेके फॉर एग्जांपल 50, ये अप टू 100 जाएगा। फिर देन ये 100 के बाद पोसॉन की तरफ शिफ्ट करेगा। वो हमारे पास ये बात, एक छोटा सैम्पल साइज हो और उसके अंदर डिस्क्रीट वेरिएबल हो, लेकिन जो हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट हो वो इंडिपेंडेंट हो। ऐसा ना हो कि एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है वो नेक्स्ट ट्रायल के ऊपर एक्ट करे। मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल लेता हूँ टॉस। आपने कॉइन टॉस किया तो आपके पास जो आता है हेड और टेल, सही है। अब ये क्या है कि अगर आप नेक्स्ट टाइम कॉइन टॉस करोगे तो इसकी हेड और टेल के आने की पॉसिबिलिटी आपके पास वही रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपका एक बार हेड आ गया तो अगली बार हेड नहीं आएगा। ये बिल्कुल नहीं है। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि वो नेक्स्ट के ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। तो हमारे पास वो एक्सपेरिमेंट जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, या वो इवेंट्स जो हमारे पास इंडिपेंडेंट हैं और उनका सैंपल साइज छोटा है और वो होल नंबर या डिस्क्रीट डेटा है, तो हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन लगेगी वो हमारे पास है बाइनोमियल। अगर मेरे पास इसको अगर मैं रेंजेस के फॉर्म में ले आऊँगा, मैं इसको फंक्शन में ले आऊँगा, तो वो मेरे पास शिफ्ट हो जाएगी बाइनोमियल से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। वो एक अलग टॉपिक है। बाइनोमियल के अंदर हमारे पास जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम जो कैलकुलेट करते हैं बी एक्स एंड प्रोबेबिलिटी। अच्छा, इसके अंदर जो प्रोबेबिलिटी होती है पी
वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है कि मतलब हमारे पास वो काम होने के चांसेस कितनी, और इसके अगेंस्ट हमारे पास क्यू होती है, वो होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। अब आपके जहन में एक सवाल होगा कि यार अगर सक्सेस हमारे को पता है, अच्छा एक चीज़ का याद है कि हमारे को प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमेशा पता होगी या हमारे पास गिवन होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डबल सी, जो कि हमारे पास है पी। अब पी हमारे पास गिवन है, हमारे को अगर क्यू निकालना हो तो हम क्या करेंगे, अगर हम टोटल प्रोबेबिलिटी में से अगर मैं पी को निकाल दूं, फॉर एग्जांपल 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को निकाल दूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो मेरे पास क्यू आ जाएगा जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है, कि मतलब कितने % चांसेस हैं कि वो हमारे पास वो काम ना हो। अब बेसिकली ये वो रेशियो के पैटर्न में चलता है, और हमारे पास जो एन है रिप्रेजेंट करता है सैम्पल साइज़ को, कि हमारे पास सैम्पल साइज़ क्या है, एक्स हमारे पास रैंडम वेरिएबल्स है, डिस्क्रीट वेरिएबल जो कि 0 1 2 3 फॉर एग्जांपल जो भी सॉन ही हमारे पास जाता है। इसका बेसिक फार्मूला बी एक्स एन पी, और ये हमारे पास n आ जाएगा कॉम्बिनेशन का, फिर ये आप ये किसी भी साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी आप निकाल सकते हैं, NCX, और फिर हमारे पास हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, और इसके बाद ये x की ये पावर जाएगी, फिर देन हमारे पास सेम इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर n-x। तो इस फार्मूले से हमारे पास बाइनोमियल्स की प्रोबेबिलिटी निकल सकती है। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, एक हेड की निकालता हूँ और मेरे पास मैं एक हेड की निकालना चाहूँ, मैं 2 हेड की निकालना चाहूँ, 3 हेड की निकालना चाहूँ, तो मेरे पास जो x की वो वैल्यू है वो चेंज होगी। टोटल रन जो मैंने जितने एक्सपेरिमेंट में रन किए वो मेरे पास वैल्यू ऑफ n बताता है, x मेरे पास वो अपना वर्ड डिज़ायर के जो मेरे को रिक्वायर्ड मिसाल के तौर पर इसमें कितने % चांस है कि 3 दफ़ा हेड है, कितने % चांसेस है कि 2 दफ़ा हेड है, कितने % चांसेस है कि 1 दफ़ा हेड है। तो सी है कॉम्बिनेशन का फैक्टर है, जो कि आपका सिंपल एक फार्मूला है, लेकिन ये कैलकुलेटर के फंक्शन से आप डायरेक्टली सिस्टमेटिक साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर ये गिवन होता है, सही। और पी आपके पास गिवन होगा, क्यू आप 1 - पी से कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो क्यू भी मोस्टली गिवन होगा। एन आपके पास वो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट या ट्रायल्स हैं, और एक्स आपके पास सिंपल वेरिएबल। ये आपके पास है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो हमारे पास ये सिंपल सी जो जितनी भी थ्योरी है सब यूजलेस है, बट हाँ इसके अंदर बात वही है कि बाइनोमियल इन स्टैटिस्टिक्स द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद द पैरामीटर्स एन एंड पी इज द डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सही है, बाइनोमियल में क्या हो सकता है, 2 पॉसिबल आउटकम होते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस इज नोन जो कि वैल्यू ऑफ पी है, इंडिपेंडेंट ट्रायल होते हैं जो डिपेंड नहीं करते। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है बाइनोमियल एक्स एंड पी, और ये इसके पास जो एन है नंबर ऑफ ट्रायल्स है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्यू है, और एक्स रैंडम वेरिएबल बाइनोमियल, और सी कॉम्बिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट द 3, अब एक सवाल दिया हुआ है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट द 3 of 6 पेशेंट विल बी क्योर्ड इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्योर्ड इज 60%। अब आपसे एक सवाल पूछा गया है, सवाल में ये है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी 3 of the 6 पेशेंट इज क्योर। यहाँ पर ये x की वैल्यू 3 है, और टोटल हमारे पास जो साइज है वो 6 है, सही है, साइज आपके पास 6 है, x की वैल्यू 3 है। देन अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्योर यानी कि जो सक्सेस है वो 60% है, इसको अगर मैं फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ तो 0.6 है। अब अगर मैं इसके फार्मूले को देखता हूँ तो फार्मूला क्या था, बी एक्स एन पी, और ये मेरे पास एन सी एक्स प्रोबेबिलिटी की पावर x इंटू क्यू n - x। x मेरे पास गिवन है, n मेरे पास गिवन है, कॉम्बिनेशन गिवन है, प्रोबेबिलिटी गिवन है, q नहीं गिवन। q हमारे पास कैसे निकलेगा, 1 - p इज इक्वल्स टू q। प्रोबेबिलिटी 1 में से अगर मैं टोटल प्रोबेबिलिटी में से प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकालता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 0.4, q भी गिवन आ गया। सिंपल मैं क्या करूँगा, मैं इस फार्मूले के अंदर, अब मेरे को पूछे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 3 of the 6 पेशेंट विल बी क्योर, 3 पेशेंट क्योर हो जाए, इसका मतलब क्या है, x जो होगा इक्वल्स टू 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 फॉर एग्जाम्पल, या हमारे पास 3 या 3 से ज़्यादा हो जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब 3 या 3 से ज़्यादा, 3 या 3 से कम हो जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 3। तो ये 3 तरीके से हो सकता है कि आप डिफरेंट तरीके से इसको लिख सकते हैं। अगर इसकी जगह आप इंग्लिश की आप लाइन में भी लिख देंगे तो बात वही होती है। खैर,
आपने जस्ट इसके अंदर प्रोबेबिलिटी आपका ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, आप सिंपल इसके फॉर्मूले के अंदर जब आप पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। अगर वो आपके पास मिसाल के तौर पे रेंजेस में देता है, कहता है यार मुझे अच्छा बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 4 पेशेंट विल बी क्योर्ड, फॉर एग्जांपल 4 पेशेंट के क्योर होने के कितने चांसेस हैं, तो एक चीज को समझना जरूरी है। देखो बायनोमियल में देखो ना, प्रोबेबिलिटी जो आपके पास मिलती है कम्युलेटिव में मिलती है। मतलब अगर आप टेबल से देखते हैं, फॉर एग्जांपल इसके अंदर हमारे पास टेबल होते हैं, टेबल से देखते हैं या कैलकुलेटर से भी देखते हैं। अब आपके पास ये होता है, देखो फॉर एग्जांपल हम इस केस को समझते हैं 0 1 2 3 4 5 6, ये हमारा एग्जाम्पल है। इधर आ जाएगा ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5 और ये 6। इस एग्जाम्पल को समझते हैं। अगर मेरे से वो पूछता है कि यार मुझे बताओ कि मैक्सिमम मैं जानता हूँ 0 से 6 के जितने भी एंड तक प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी होती है, मैं मैक्सिमम जानता हूँ 0 1 2 3 4 5 6, वो मेरे पास कितनी होती है 1, जो कि टोटल है फॉर एग्जांपल। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट कैसे करते हैं बायनोमियल के अंदर, जब हमारे पास डिफरेंट हम समीशन के रूल लगाते हैं तो उसमें हमारे पास एक होता है कि कभी कभी हम इन्वर्स चलते हैं, हम टोटल प्रोबेबिलिटी में से हम जो उसकी होती है वो माइनस करते हैं। अब ये पूछता है कि यार कितने % चांसेस, फॉर एग्जांपल पूछता है कि यार इस ग्राफ को समझना जरूरी है इस फिर, क्यों कहता है कितने चांसेस है कि 2 मैक्सिमम या एट मोस्ट 2 पेशेंट आपके पास क्या है क्योर्ड हो जाए। तो मतलब वो पूछ रहा है कि 0 1 और 2 की, तो अगर आप 2 का अगर आप टेबल से निकालते हो प्रोबेबिलिटी तो वो आपको बता देगी, सही है। या इसका दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपको 3 से 6 तक की प्रोबेबिलिटी पता है, अगर आप उसको 1 में से माइनस कर दोगे ये जो प्रोबेबिलिटी है, तो आपको वो पता चलेगी कि 0 1 2 की कितनी है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी में से आप माइनस करके भी आप बता सकते हो। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक सवाल था कि इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द एटलीस्ट 4 पेशेंट विल बी क्योर, मतलब इसका मतलब है 0 1 2 3 4 5 6। अब हमारे को कह रहे हैं कि मिनिमम 4 क्योर हो, 4 से ज़्यादा हो सकते, तो हमारे को 4 से लेकर 6 की निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, हम प्रोबेबिलिटी x = 4 की निकालेंगे, सेम वही फार्मूला होगा NCx p⁻x × q n-x। इसी तरह से हम प्रोबेबिलिटी x = 5 की निकालेंगे, NCx p⁻x q n-x। सेम इसी तरीके से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 निकालेंगे। अब ये एक बड़ा डिटेल मेथड है, इसके अंदर हमें को 3 प्रोबेबिलिटी निकालनी होंगी। इससे बेहतर तरीका क्या है, एक मेथड ये, इस मेथड को सिंप्लीफाई करते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल समीशन का फंक्शन यूज करते हैं, हमारे पास ये कैलकुलेटर में बटन होता है, इसमें x इसकी लिमिट डालते हैं 4 से 6 तक, फिर हम लगाते हैं NCx p⁻x देन q n-x। ये हमारे पास ये जो x है ये अल्फा के फंक्शन से कैलकुलेटर के अंदर शो करेगा। तो जब हम इसको करेंगे, हम n की वैल्यू तो सबके लिए सेम है, x की वैल्यू वो खुद ही कैलकुलेटर एक एक करके साइमल्टेनियसली सबके अंदर कैलकुलेट करके आपको देगा। तो ये आप इस तरीके से आप इसके अंदर फाइनल आंसर ले सकते हैं। एक तो मेथड ये हो गया, 2 मेथड। अब तीसरा मेथड जो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट है, आपको टोटल प्रोबेबिलिटी तो पता है 1, अगर आप 1 में से माइनस कर दें 0 से 3 की प्रोबेबिलिटी, फॉर एग्जांपल आपने जैसे ऊपर कैलकुलेट की हुई है, तो आप उस तरीके से भी तो आप निकाल सकते हैं। आप यानी कि अगर आपके पास 3 की गिवन हो, 4 की गिवन हो, तो देन आप उसके बाद उसकी तमाम प्रोबेबिलिटीज निकाल सकते हैं। तो ये एक बेसिक तरीका होता है कि बस किसी भी उसकी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने का। फॉर एग्जांपल हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अब ये हो सकता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नो पेशेंट विल बी क्योर। तो यहाँ पर x की पावर अगर 0 लगते हैं तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं। देन इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट एग्जांपल, इसको लेके चलते हैं। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन 100 टाइल। n आपके पास कितना हो गया 100, p आपके पास कितना हो गया 0.01। जो q है वो कैसे निकलता है, q होता है कि टोटल में से मैं माइनस कर दूं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, यानी कि टोटल में मैं 1 में से माइनस कर दूं 0.01, जो कि मेरे पास आ गया 0.99। तो आपका Q की वैल्यू भी आ गई 0.99।
आपके पास x कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सक्सेस इन अ सिंगल ट्रायल होगा, यहाँ पर x भी गिवन होगा सिंगल, इसको कैलकुलेट कर, इसको चेक करा जाता है एक्सरसाइज से, क्योंकि एक्सरसाइज के अंदर ये क्वेश्चन है। तो हाँ, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है आई गेस, या 7, 6 और 7 है एक्सरसाइज के अंदर। तो उसको वेरीफाई करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक मेंशन तो करेगा कि x कितने है, तो अगर वो प्रोबेबिलिटी से भी हमारे को पता चल रहा है वो सिंगल है, लेकिन उसको एक्सरसाइज में मेंशन किया जाना चाहिए। ये बाइनोमियल है, बाइनोमियल एंड हो गया, और ये मेरे पास ये रहा, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ 1 सक्सेस इन 100 ट्रायल। तो यहाँ पर ये हमारे पास 1 के अंदर ये मेंशन किया हुआ है, तो यहाँ पर इधर एक टर्म आ जाएगी, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, या ऑफ आ भी कर दे, ऑफ एन सक्सेस, या ऑफ आ या 1, या हम यहाँ पर ही एरर है, द मिस प्रिंटिंग। खैर ये तो इसके अंदर आपका x गिवन है, आपने सिंपल क्या करना है, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू n c x p की पावर x q n माइनस x, n कितना है 100, c की पावर 1, प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.01 की पावर 1, और ये हो गए 0.99, इसकी पावर 100 माइनस 1, तो ये 0.99 अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा दें 0.99, और ये 100 c1 हो जाएगा दें। और जब इसको हम कम्बिनेशन, ये इसकी पावर का देखना पड़ेगा, इन दोनों को मेरे ख्याल है सम तकरीबन जो हमारे पास आया कैलकुलेटर से, ये पॉइंट इसके अंदर देखते हैं, ये सही 0.369 और 36.99। तो इस तरीके से हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन बाइनोमियल को हमने देखा कि हम जीरो की कैसे करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास सैंपल साइज बढ़ता है, फॉर एग्जांपल इफ द वैल्यू ऑफ n इज ग्रेटर देन और लार्जर देन फॉर एग्जांपल 100 या 200 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और p वैल्यू इज वेरी स्मॉल, देन वी मूव टूवर्ड द पोसॉन डिस्ट्रीब्यूशन। कि अगर हमारे पास सैंपल का साइज बड़ा होता है, या फिर हमारे पास उसकी प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो हमारे पास स्मॉल होती है, समहाउ अगर मैं बात करता हूँ 0.05% की तरफ ये चली जाती है, तो फिर हम मूव करते हैं पोसॉन डिस्ट्रीब्यूशन। वी कैन, एक और इधर यहाँ पर स्टेटमेंट है इधर, और we can use Poisson distribution to very close approximate the binomial distribution, और ये ये सेम है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास जो यूज़ होता है वो एवरेज होता है, और एवरेज को हम इन टर्म ऑफ लैम्डा या न्यू में भी हम वो डिफाइन करता हूँ। जो न्यू होता है वो हमारे पास, जो इसके अंदर Poisson की अगर मैं बात करूँ, Poisson डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारे पास एवरेज होता है, एवरेज हमारे पास जो लैम्डा या न्यू से होता है, और जो कि हमारे पास ये सैंपल साइज और उसकी प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट होता है। और इसका जो फार्मूला होता है वो हमारे पास लैम्डा ई माइनस लैम्डा और अपॉन एक्स आयोटा, लैम्डा की पावर एक्स। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है पोसॉन डिस्ट्रीब्यूशन का, जो कि एन, और ये नेक्स्ट पेज के अंदर ये मेंशन होगा। हाँ नेक्स्ट पेज, ये पोसॉन आपके पास बाइनोमियल, ये सेम वही सीन है। ये हमारे पास उस वक्त लगेगी जब हमारे पास सैंपल साइज 100 प्लस जाता है, और हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है 0.05 से बिलो चली जाती है, तो तब हमारे पास जो डिस्क्रीट वेरिएबल है, इट इज़ कंटिन्यूस वेरिएबल के लिए पोसॉन डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अभी जो लैम्डा है, लैम्डा आपके पास बराबर होता है एन और पी के प्रोडक्ट, यानी कि सैंपल का साइज पता हो, आपको प्रोबेबिलिटी पता, तो आप लैम्डा बता सकते हैं। ई जो है नेचुरल लॉग है, या यूलर्स, इसको हमारे पास कहते हैं यूलर्स कांस्टेंट के, उससे भी आ जाता है ई, और माइनस लैम्डा आपने एनपी से किया, और एक्स आपके पास जो आपको रिक्वायर्ड है कि आपने उसकी कितनी निकालनी। मिसाल के तौर पे अगर एक मोस्ट कॉमनली होता है कि हमारे पास एक बुक की एग्जांपल दी जाती है कि एक ऑथर है, और वो मिसाल के तौर पे एक पेज के ऊपर 2 से 3 मिस्टेक करता है, तो वो नेक्स्ट पेज पे कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो मिस्टेक कितनी करेगा। खैर इस तरह का होता है। फिर हमारे पास बड़े बैच के साइज का, यहाँ पे हम देखते हैं फॉर एग्जांपल, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फाइंडिंग ऑफ 1 डिफेक्टेड टैबलेट।
एक डिफेक्टिव टैबलेट निकालने की आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो x क्या हो गया 1 इन अ सैंपल ऑफ 100, n कितना हो गया 100 विथ 1% डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0.01। 0.01 रिप्रेजेंट करता है 1% को, जिस तरीके से 1 रिप्रेजेंट करता है 100% को। ये हमने फर्स्ट के अंदर डिस्कस किया। सोल्यूशन क्या होगा हमारे को, उसने कहा है कि उसने निकालनी है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1। हमारे पास क्या हो गया लैम्डा पावर x ई माइनस लैम्डा और x आयोटा। n हमारे पास है 100, प्रोबेबिलिटी हो गई 0.01। तो अगर मैं लैम्डा निकालना चाहूँ np तो ये हो गया 100 मल्टीप्लाई बाय 0.01, तो ये मेरे पास कितना हो गया 1। लैम्डा की वैल्यू मेरे पास आ गई 1, x की वैल्यू आ गई 1, तो ये अगर मैं निकालता हूँ तो ये हो गया 1 की पावर 1 इंटू 2.718 e की पावर -1, ये हो गया लैम्डा x e की पावर माइनस लैम्डा अपॉन x आयोटा। तो ये 1 का आयोटा, इसको जब हम कैलकुलेटर में डालेंगे तो सिंपल आंसर आ जाएगा 36.7 या 0.367। सही है, 0.367% चांसेस हैं कि हमारे पास वो जो टैबलेट है वो जो हम जो उठा रहे हैं वो डिफेक्टेड हो। इसके अंदर एवरेज पे होता है। लैम्डा और न्यू इज़ द एवरेज मीन ऑफ अ सक्सेस, ये हमारे पास आता है। अब नेक्स्ट हमारे पास मेन एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल ऑन एवरेज अ टेक्स्ट बुक ऑथर मेक्स 2 वर्ड प्रोसेसिंग पर पेज। ऑथर मेक्स 2 वर्ड प्रोसेसिंग एरर पर पेज, कि हमारे पास 2 एरर जो होता है वो पर पेज करता है। तो इसका मतलब है जो लैम्डा हो गया वो हो गया 2। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन द नेक्स्ट पेज ही विल मेक 5 और मोर एरर, नो एरर और 4 और मोर एरर। सही है। अब हमारे को पता है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी है 1। अगर मैं 1 में से 4 और 4 से कम एरर की प्रोबेबिलिटी को मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे पता चलेगा 4 और ये कितने करेगा। सही है। इस तरीके से जैसे अगर इसमें जो पूछा है कि मिसाल के तौर पे वो 0 एरर करे, 2 एरर करे, 3 एरर करे, 4 एरर करे, 5 एरर करे, 6 करे, 7 करे, 8 करे, 9 करे, 10 करे, जितने भी, टोटल एरर की प्रोबेबिलिटी कितनी है? टोटल है प्रोबेबिलिटी है 1। अगर मैं 1 में से माइनस कर दूं कि 3 एरर की प्रोबेबिलिटी क्या है तो मुझे पता चल जाएगा कि 4 और 4 से ज़्यादा की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो अगर मैं 1 में से माइनस कर दूं 0 से लेकर 3 तक के एरर करने की प्रोबेबिलिटी, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि 4 और 4 से ज़्यादा एरर कितने करेगा। सिंपल सा सवाल है। अब हम कहते हैं मिसाल के तौर पे ए पार्ट को करते हैं 5 और मोर एरर। फॉर एग्जाम्पल 5 और मोर एरर 5 या 5 से ज़्यादा, तो हमारे को 0 से लेकर 4 तक के एरर की वो निकालनी है प्रोबेबिलिटी। तो हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, मतलब 4 से कम, 4 और 4 से कम की जो है हम कैसे निकालेंगे, लैम्डा x e की पावर माइनस लैम्डा x आयोटा। तो ये लैम्डा की जगह हमारे पास लैम्डा थी 2, x हो गया 4, फिर हमारे पास e माइनस 2 और 4 का आयोटा, ये हमारे पास हो गया e माइनस 2 की पावर 4, ये हमारे पास हो गया 0.947। तो ये मतलब है कि 0.947 या 94.7% चांसेस हैं कि वो 4 या 4 से कम एरर करेगा। ये इतने चांसेस हैं, लेकिन हमारे को कितने चाहिए, 5 और 5 से ज़्यादा के। तो अगर मैं 1 में से ये 4 और 4 से कम के माइनस कर दूंगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, तो ये मेरे पास क्या हो गया 1 माइनस 0.947, तो ये आ जाएगा मेरे पास 0.053 और 5.3% चांसेस हैं कि वो 5 या 5 से ज़्यादा गलतियां करेगा। इस तरीके से हमारे पास पोसॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट होती है। पोसॉन के अंदर हमारे पास लैम्डा का फंक्शन है, देन हमारे पास ये इसका फंक्शन आ जाएगा। अच्छा, ये जो है ना 0, इसके अंदर भी वही लगाइए लिमिट के x 0 से लेकर 4 है। ये आप इसको एक एक करके नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि आप पहले निकालेंगे 4 की
फिर आप निकालेंगे 3 की, फिर आप निकालेंगे 2 की, फिर आप निकालेंगे 1 की, नहीं, आप सिंपल एक समीशन का फंक्शन लगा के 0 से लेकर 4 तक की लिमिट रख के देन आप ये फार्मूले को पुट करेंगे और वहाँ पर वो वेरिएबल अल्फ़ा को डालेंगे। तो इसका मैं ये कैलकुलेटर से भी मैं ये वो अपलोड करूँगा कि हम किस तरीके से इसको हम कैलकुलेट करते हैं। सो ये हमारे पास है पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरी है हमारे पास हमने जिक्र कर ली बाइनोमियल की। एक और क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, इसके अंदर ये दिया हुआ है ऑन एन एवरेज एन ऑथर मेक्स 3 एरर पर पेज। इसके अंदर आपका जो लैम्डा है वो 3 है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल मेक नो एरर। एक्स यहाँ पे आपने रखना है 0। जब आप 0 रखेंगे तो आप सिंपल आप फार्मूले के अंदर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 0 लैम्डा पावर x e माइनस लैम्डा अपॉन x आयोटा। तो लैम्डा हमारे पास हो गया 3, तो 3 की पावर 0 इंटू e की पावर माइनस 3 इंटू 0 आयोटा, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0497 और 4.9% चांसेस हैं कि वो ये आपके पास 3 ये कोई गलती ना करे। गलती तो करेगा जैसी बात है, लेकिन जैसे जैसे आप ये 2 या 3 की तरफ जाएंगे तो गलती के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। जैसे जैसे इतना दूर जाएंगे तो एसडी के हिसाब से आपके से चांसेस कम होंगे। तो ये आपके पास है पॉसॉन, उससे पहले थी हमारे पास बाइनोमियल। बाइनोमियल के अंदर आपके पास सिंपल आपने जो फार्मूला यूज़ किया बी एक्स एन पी और इसके अंदर लगा एन सी एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की पावर एक्स और क्यू एन माइनस एक्स। और अगर पॉसॉन की अगर मैं बात करता हूँ, पॉसॉन के अंदर अगर आपने क्या ये एक्स की निकाली है लैम्डा, तो ये हो गया लैम्डा पावर एक्स नेचुरल लॉग माइनस लैम्डा अपॉन एक्स आयोटा। ये हमारे पास 2 फार्मूले जिसके ज़रिए हमने इनको निकाला। अगर हमारे पास रेंज पूछी जाती है तो हम रेंज के अंदर हम वो एक्स की 0 से लेकर जहाँ तक कि 3, 4, 5, 6 तक के हम लगा के देन हम वो फार्मूले में अल्फ़ा प्रेस करके हम उसमें वो वेरिएबल को कैलकुलेट करते हैं। और अगर हमारे से पूछते हैं कि 4 या 4 से ज़्यादा, तो अगर हमें 0 से 3 तक के पता है उसको मैं 1 में से माइनस करता हूँ 0 से 3 तक के, तो मुझे 4 और 4 से ज़्यादा की वैल्यू पता चल जाती है। इन केस अगर फिर भी आपके जहन में कोई बहुत सवाल हो तो ये जहाँ के भी ये गूगल क्लासरूम पे है ये लिंक, तो आप उसी के नीचे आप ये वो सवाल ऐड ऑन कर दिएगा। होपफुली है कि इसका आंसर आ जाए। ठीक, ये आपके पास थी बाइनोमियल और पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन। इन दोनों की लिमिटेशन क्या है, ये आपके पास डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि वो वेरिएबल्स हैं जो कि हमारे पास डिस्क्रीट वेरिएबल्स हैं। बेसिकली इसके अंदर जो हमारे पास है होल नंबर है 0, 1, 2, 3। नेक्स्ट के अंदर देखेंगे कि हमारे को पूछा जाएगा यार ये बताओ अच्छा कितने % डेटा है जो 40% से नीचे होगा, एक कंटिन्यूटी होगा, इसकी रेंज कितनी होगी, 200 से लेकर 250 के दरमियान कितना डेटा आएगा, एक कंटिन्यूटी की फॉर्म में आएगा, स्मूथ ग्राफ आएगा जिसके अंदर Z स्कोर के जरिए इसको हम कैलकुलेट करेंगे। जज़ाकल्लाह।